तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बोर्स बाय ईवी ल्यूकस। तो चलिए हमारे ऐसे की तरफ आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे राइटर के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारे राइटर के बारे में तो इनका पूरा नाम एडवर्ड वेरॉल ल्यूकस है और इनका जो जन्म है वो 11 या फिर 12 जून 1868 में हुआ था। यहाँ पर जो है वो इन दोनों डेट्स में से एक डेट फिक्स नहीं की गई है, तो हमें दोनों ही डेट कंसिडर करनी होती है। दोस्तों वो इंग्लिश ह्यूमरिस्ट, एसेइस्ट, प्ले राइट, बायोग्राफर, पब्लिशर, नॉवलिस्ट, पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एडिटर थे। उनके कुछ फेमस वर्क्स है जैसे कि द ओपन रोड, वाटर लाइफ, लंदन लैवेंडर एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी जो डेथ है वो 26 जून 1938 को हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे राइटर के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारे इस ऐसे को हम लाइन बाय लाइन देखकर अच्छे से मतलब कि डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे इस ऐसे की शुरुआती कुछ लाइंस हैं। इट रिक्वायर्स अ सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी, अश्योरेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस टू राइट अबाउट बोर्स एट ऑल एक्सेप्ट एज वन ऑफ देम। दोस्तों इस लाइन का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान बोरिंग लोगों के बारे में लिखना चाहता है और खुद बोरिंग ना हो तो उसके अंदर थोड़ा सा सुपीरियोरिटी की फीलिंग, अंदर से श्योर होना जिसे हम अश्योरेंस कहते हैं, और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। यानी कि राइटर यहाँ पर कहना चाहते हैं कि बोरिंग लोगों पर लिखना ईजी काम नहीं होता है, क्योंकि जब आप उनकी बोरिंग आदतों या फिर बातों को पॉइंट आउट करते हो तो आपको लगता है कि आप खुद उनसे अलग हो और उनसे थोड़ा ऊपर हो। अगर किसी के पास ये कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो या तो लिखने से डरेगा या फिर वही बोरिंग स्टाइल में लिखेगा, मतलब कि खुद भी बोर बन जाएगा। सिंपल एग्जांपल से समझिए, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट क्लास के सबसे बोरिंग टीचर के बारे में अगर कोई आर्टिकल लिख रहा है तो उसको खुद पर यह भरोसा होना चाहिए कि उसकी ऑब्जर्वेशन सही है और वो खुद उस टीचर से ज़्यादा बोरिंग नहीं है, वरना वो टीचर का मजाक भी ठीक से नहीं बना पाएगा और उसका खुद का मजाक बन जाएगा। इसीलिए राइटर बोल रहे हैं कि बोरिंग लोगों पर लिखने के लिए खुद में कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा मैं अलग हूँ वाली फीलिंग होनी ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमारी इस एक लाइन में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है, बट सिंस योर ट्रू बोर इज ऑलवेज अनकॉन्शियस ऑफ हिज बोरिशनेस एंड इंडीड यूजुअली थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज द मोस्ट कंपेनिएबल ऑफ मैन, टू राइट एज वन ऑफ देम इज टू अक्विट वन सेल्फ ऑफ द स्टिग्मा। दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जो असली बोर होता है उसे कभी भी ये रियलाइज़ नहीं होता कि वो कितना ज़्यादा बोरिंग है। उल्टा उसको लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली, इंटरेस्टिंग और सबके साथ बैठने लायक इंसान है। मतलब कि जो इंसान सच में बोर होता है वो अपने आप को कभी भी बोर मानता ही नहीं। अब राइटर कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान बोरिंग लोगों की तरह लिखने लगे या फिर खुद को उनमें काउंट कर ले तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपने ऊपर लगे हुए बोरिंग होने के दाग से बच जाता है, क्योंकि जब आप खुद को बोर मान ही नहीं रहे तो दुनिया भी आपको बोर नहीं कहेगी। सिंपल एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई इंसान है जो पार्टी में लगातार बोरिंग बातें कर रहा है, लेकिन उसको लगता हो कि सब लोग उसकी बातों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उन्हें मज़ा आ रहा है, तो वो खुद को कभी भी बोर नहीं कहेगा। इसी तरह अगर कोई राइटर बोरिंग लोगों की जैसे लिखने का प्रिटेंड करता रहा तो वो इजीली कह सकता है कि मैं तो बोर हूँ ही नहीं, और इसी तरह वो बोरिंग होने का लेबल अपने ऊपर से हटा सकता है। राइटर बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि असली बोर इंसान जो होता है वो हमेशा अपनी बोरिंग नेचर से अनजान होता है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता कि वो कितना ज़्यादा बोरिंग है और कितने ज़्यादा लोग जो है वो उससे डिससेटिस्फाइड होते हैं जब वो बात करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों इसके बाद बताया गया है, nonetheless at some time I fear everybody is a bored because everybody now and again has a fixed idea to impart and the fixed ideas of the few are boredom of the many। दोस्तों इस लाइन में हमारे राइटर ये कह रहे हैं कि चाहे हम माने या फिर ना माने लेकिन किसी ना किसी टाइम पर हर इंसान बोर हो ही जाता है। इसका रीज़न ये है कि हर किसी के पास कभी कभी एक फिक्स आइडिया होता है, मतलब कि कोई ऐसी बात वो जो दूसरों को ज़रूर बताना चाहते हैं, और हर किसी के पास ऐसी बात होती है चाहे सामने वाला इंटरेस्टेड हो या फिर ना हो, फिर भी हम उसे बताना चाहते हैं। यानी कि जब कोई इंसान अपनी ही बात पर अटक जाता है और बार बार वही चीज़ समझाने या फिर बोलने लगता है तो उस मोमेंट में वो बोर बन जाता है। राइटर आगे बोलते हैं कि कुछ लोगों के फिक्स आइडियाज़ बहुत सारे लोगों के लिए बोरिंग बन जाते हैं। मतलब जो एक बात मतलब कि जो बात एक इंसान को बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रही होती है वही बात दूसरे के लिए जो है वो बोरिंग बन जाती है, क्योंकि वो दूसरों को इंपॉर्टेंट नहीं लगती है। जैसे कि अगर आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है, वो
अगर आपको हर बार मिलते ही अपने डाइट प्लान बताता है, अपना जिम का रूटीन बताता है या फिर ऐसी बातें करता रहता है, तो उसको लगता होगा कि मैं बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन आप जो है वो उससे बोर हो जाते हो, क्योंकि आपको ये चीज़ें यानी कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगती। इसीलिए राइटर कह रहे हैं कि कभी ना कभी हर कोई इंसान जो है वो बोर बन जाता है, क्योंकि हर इंसान के पास अपनी एक दो बातें ऐसी होती है जो सिर्फ उसी को इंटरेस्टिंग लगती है, सबको नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों, इसके बाद हमारे राइटर आगे कहते हैं, ऑल्सो इवन द लीस्ट सेल्फ सेंटर्ड ऑफ मैन कैन नाउ एंड देन हैव अपना एक्सपीरियंस सफिशिएंटली और टू लूज इट्स ट्रू प्रपोर्शंस एंड फोर्स हिम टू इन्फ्लिक्ट इट ओवर मच ऑन अदर्स। दोस्तों, इस लाइन का मतलब ये है कि जो इंसान बिल्कुल भी सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता, मतलब कि जो इंसान अपने बारे में कभी भी नहीं सोचता, वो भी कभी कभी बोर बन सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के साथ कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाता है जो उसको बहुत ही अजीब, अलग या फिर स्पेशल लगने लगता है। जब कोई ऐसा यानी कि जब ऐसा होता है तो वो इंसान उस एक्सपीरियंस की इंपॉर्टेंस का बैलेंस खो देता है। यानी कि उसको लगने लगता है कि ये बात सबके लिए उतनी ही इंटरेस्टिंग होगी जितनी कि मेरे लिए है। फिर वो क्या करता है कि उस एक्सपीरियंस को बार बार और ज़्यादा डिटेल में दूसरों को सुनाने लगता है, चाहे सामने वाला सुनने में मतलब कि इंटरेस्टेड हो या फिर ना हो। यानी कि सामने वाला चाहे सुनना चाहता हो या फिर नहीं सुनना चाहता हो, फिर भी वो जो है वो मतलब कि वो इंसान बार बार वही बातें उसे बताने लगता है। राइटर इन्फ्लिक्ट ऑन अदर्स ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी बात जो है वो लोगों पर थोप देता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि कोई नॉर्मली सिंपल और अंडरस्टैंडिंग कोई पर्सन है, ऐसा मान लीजिए, लेकिन अगर उसके साथ एक स्ट्रेंज इंसिडेंट हो जाए, मान लो कि फ्लाइट में जो है वो कोई फनी या फिर शॉकिंग सीन हो जाए, तो वो क्या करेगा, तो वो हर जगह हर इंसान को वही स्टोरी सुनाता रहेगा। उसको लगेगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन बाकी लोग क्या हो जाते हैं, तो बोर हो जाएंगे। इसीलिए राइटर कह रहे हैं कि कभी कभी बिना सेल्फ सेंटर्ड होने के भी इंसान अपनी पर्सनल स्टोरी को इतना ज़्यादा रिपीट कर देता है कि वो दूसरों के लिए बोरिंग बन जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों, इसके बाद है, बट बोर्स एज अ रूल आर बोर्स ऑलवेज, फॉर ईगोटिज्म इज बियॉन्ड क्वेश्चन द बोर्स फाउंडेशन स्टोन, हिज बिलीफ बीइंग दैट व्हाट इंटरेस्ट हिम एंड इन्वॉल्व्स हिमसेल्फ एज अ सेंट्रल फिगर मस्ट इंटरेस्ट यू। दोस्तों, इस लाइन में हमारे राइटर ये क्लियर कर रहे हैं कि जो लोग असली बोर होते हैं, यानी कि जो लोग जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा बोर लोग होते हैं, वो सिर्फ कभी कभी नहीं बल्कि ऑलमोस्ट हमेशा ही बोर रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी पर्सनालिटी की जो बेस है वो क्या होती है, तो ईगोटिज्म होती है। यानी कि उनकी पर्सनालिटी की बेस ईगोटिज्म होती है, मतलब कि वो अपने आप को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। उनको लगता है कि जो चीज़ उनको इंटरेस्टिंग लग रही है और जिसमें वो खुद हीरो है या फिर सेंटर में है, वही चीज़ सामने वाले को भी ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेगी। वो ये सोचने की कोशिश ही नहीं करते कि दूसरे का इंटरेस्ट जो है वो कुछ अलग हो सकता है, कुछ और हो सकता है। इसी वजह से वो बार बार अपनी ही बातें करते रहते हैं, अपनी ही अचीवमेंट्स, अपनी ही प्रॉब्लम्स, अपनी ही एक्सपीरियंस जो है वो दूसरों को सुनाते रहते हैं या फिर उन पर थोपते रहते हैं। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, तो जैसे कोई इंसान हर कॉन्वर्सेशन में अपनी लाइफ की स्टोरी पर जो है वो मतलब कि किसी ना किसी तरीके से आ ही जाता है, चाहे जो है वो मतलब कि टॉपिक कुछ भी हो, वो घुमा फिरा कर जो है वो मतलब कि ऐसी बातें बोल ही देता है कि सारी स्टोरी जो है वो मतलब कि उसकी लाइफ पर आ जाए। तो उसको लगता है कि सब लोग बस उसी के बारे में सुनना चाहते हैं। राइटर ये बताना चाहते हैं कि ऐसे बोर लोगों का प्रॉब्लम ये नहीं होता है कि उनके पास बातें नहीं होती है, बल्कि ये होता है कि वो सिर्फ अपनी ही बातों को इम्पोर्टेंट समझते हैं और इसी वजह से वो हमेशा ही बोर बने रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों, इसके बाद है, सिंस ही लिव्स ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम समथिंग इज हैपनिंग इन विच ही इज द सेंट्रल फिगर, ही हैज़ ऑलवेज समथिंग टू न्यू टू डिस्कर्स अपॉन हिमसेल्फ, हिज हाउस, हिज गार्डन, हिमसेल्फ, हिज वाइफ, हिज चिल्ड्रन, हिमसेल्फ, हिज कार, हिज हैंडीकैप, हिमसेल्फ, हिज हेल्थ, हिज ancestry, himself, the strange way in which without inviting them to all kinds of people confide in him and ask his advice, his humorous way with waiters, his immunity from influenza, his travels, the instinct which always lead him to the best restaurant, his clothes, his dentist, his freedom from shibboleths, या फिर he being one of the those men who look upon the open air as the best church, his possible ignorance of the arts but certitude as to what he himself likes, his triumphs over the income tax people। दोस्तों, ये जो सेंटेंस है वो काफ़ी बड़ा है, इसे भी हम जो है वो अच्छे से यानी कि डिटेल में समझेंगे। तो इस पूरे सेंटेंस में राइटर ये दिखाना चाहते हैं कि जो ऐसे बोर इंसान होते हैं वो हर वक्त अपनी ही दुनिया में जीते हैं और उनको लगता है कि उनकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि वो हमेशा खुद को सेंटर में
रखते हैं, खुद को सेंटर मानते हैं, इसलिए उनके पास बात करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ टॉपिक होता ही है। लेकिन टॉपिक हमेशा वो खुद ही होते हैं। वो अपने बारे में बात करते हैं, फिर अपने घर के बारे में बात करते हैं, फिर अपने गार्डन की बात करेंगे, फिर वापस खुद पर आ जाएंगे। कभी अपनी वाइफ के बारे में बात करेंगे, अपने बच्चों के बारे में बात करेंगे, अपनी कार, अपनी हॉबीज़ या फिर अपनी प्रॉब्लम्स, फिर अपनी हेल्थ, फिर अपना फैमिली बैकग्राउंड, एंसेस्टर्स तक ले जाएंगे। उनको लगता है कि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि लोग बिना बोले उनके पास आकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर देते हैं और उससे एडवाइस भी मांगते हैं। फिर आगे ऐसे बोर लोग क्या करते हैं कि वो अपना स्टाइल बताएंगे कि वेटर्स के साथ वो कितना फनी और स्मार्ट बिहेव करते हैं, और कैसे उनको कभी भी फ्लू नहीं होता, और वो कहाँ कहाँ घूम चुके हैं, और कैसे उनका इंस्टिंक्ट हमेशा उनको जो है वो बेस्ट रेस्टोरेंट तक ले जाता है। वो अपने कपड़ों के बारे में, अपने डेंटिस्ट के बारे में, और इस बात पर भी बोलते हैं कि वो पुरानी सोच या फिर फालतू रूल्स को नहीं मानते। उनको ये भी कहना पसंद होता है कि वो उन लोगों में से हैं जो मंदिर या फिर चर्च से ज़्यादा खुली हवा को ही सबसे अच्छी जगह मानते हैं। चाहे उनको आर्ट या फिर कल्चर की ज़्यादा समझ ना हो, लेकिन उनको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि उनको क्या पसंद है और क्या नहीं। आखिर में वो ये भी बताते हैं कि वो कैसे इनकम टैक्स वाले लोगों से भी स्मार्टली निपट लेते हैं। ओवरऑल राइटर ये दिखाना चाहते हैं कि ऐसे बोर लोग जो होते हैं वो रुकते ही नहीं है। उनकी पूरी कॉन्वर्जेशन एक लंबी लिस्ट होती है जिसमें हर चीज़ का सेंटर सिर्फ वो खुद ही होते हैं, और इसी वजह से वो दूसरों के लिए बहुत ही बोरिंग बने रहते हैं हमेशा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी इस यानी कि इस बड़ी सी लाइन में हमें कुछ बताया गया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इसके बाद है दीज आर हैप्पी मैन दिस वर्ल्ड्स एक्सल ट्रीज आई हैव बिन रेफरिंग टू बोर्स एक्सक्लूसिवली एज मैन वेदर दैट इज क्वाइट जस्ट आई एम नॉट श्योर बट आई शैल लिव इट देयर। दोस्तों इस लाइन में हमारे राइटर थोड़ा ताना भी मार रहे हैं और थोड़ा सरकास्टिक भी हो रहे हैं। जब वो कहते हैं दीज आर हैप्पी मैन, तो उनका मतलब ये है कि ऐसे जो बोर लोग होते हैं वो काफ़ी खुश रहते हैं, क्योंकि उनको अपने आप से ही बहुत ही सेटिस्फैक्शन होती है। उनको लगता है कि दुनिया उनके अराउंड घूम रही है। वर्ल्ड्स एक्सल ट्रीज का मतलब है कि जैसे गाड़ी का जो एक्सल होता है वो उसके व्हील के यानी कि पहियों के अराउंड घूमता है, वैसे ये लोग समझते हैं कि पूरी दुनिया उनके अराउंड ही चल रही है। उनके लिए वो खुद ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उनको कोई भी डाउट या फिर इनसिक्योरिटी कभी भी नहीं होती है, और इसी वजह से वो खुश रहते हैं चाहे बाकी लोग जो है वो उनसे बोर हो रहे हो। आगे जो ब्रैकेट वाली लाइन है उसमें राइटर थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि अब तक वो बोर्स की बात सिर्फ मेन के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे, यानी कि आदमियों के लिए कर रहे थे। फिर वो खुद ही मान लेते हैं कि शायद ये बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा, क्योंकि वुमेन भी तो बोरिंग हो सकती है, यानी कि औरतें भी तो बोरिंग हो सकती है, वो भी शायद बोरिंग बातें करती होगी। लेकिन फिर वो कैजुअली बोल देते हैं कि अभी के लिए वो इस बात को यहीं पर छोड़ रहे हैं और मुझे इस बात पर ज़्यादा डिबेट नहीं करनी है। इससे जो है वो राइटर का टोन थोड़ा लाइट और इनफॉर्मल लगता है, जैसे कि वो रीडर से डायरेक्टली खुद बात कर रहे हो। ओवरऑल आपको इतना ध्यान रखना है कि ये लाइंस ये दिखाती है कि बोर लोग अपनी ही दुनिया में खुश रहते हैं, और राइटर इस बात को थोड़े ह्यूमर और मतलब कि ह्यूमर के साथ पॉइंट आउट कर रहे हैं। बोर लोग इसीलिए खुश रहते हैं क्योंकि वो खुद मतलब कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है अपनी ही बातों से, और उन्हें लगता है कि हर कोई मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमें बताया गया है बोर्ड्स आर हैप्पी लार्जली बिकॉज दे हैव सो मच टू टेल एंड कम सो वेल आउट ऑफ इट, बट चीफली बिकॉज दे कैन फाइंड पीपल टू टेल इट टू। दोस्तों इस लाइन में हमारे राइटर ये समझा रहे हैं कि ये जो बोरिंग लोग होते हैं वो ज़्यादातर खुश इसीलिए रहते हैं क्योंकि उनके पास बताने के लिए हमेशा बहुत सारी बातें होती है, और उनको लगता है कि वो अपनी बातों को काफ़ी अच्छे से मतलब कि काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी कर देते हैं। मतलब कि उनको लगता है कि वो बोलने में काफ़ी स्मार्ट है और लोग उनसे इम्प्रेस हो रहे हैं। लेकिन राइटर यहाँ पर मेन पॉइंट ये बताते हैं कि उनकी खुशी की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उनको हमेशा कोई ना कोई सुनने वाले लोग मिल ही जाते हैं। अगर उनकी बात कोई ना सुन रहा हो तो वो इतने खुश नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई इंसान जो बस अपनी ही स्टोरी सुनाता रहता है तो वो तब तक एक्साइटेड और कॉन्फिडेंट रहेगा जब तक कोई सामने वाला चुपचाप उनकी बातें जो है वो बैठकर सुन रहा है। जैसे कोई उठकर चला जाए या फिर इंटरेस्ट ना दिखाए तो उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। यानी कि ओवरऑल हमारे राइटर ये कहना चाहते हैं कि ये जो बोरिंग लोग होते हैं उनकी हैप्पीनेस का बेस उनकी बातों से कम और दूसरों के सुनने से ज़्यादा होता है, और जब तक उनको ऑडियंस मिलती रहती है तो वो खुश रहते हैं। अगर एक बार उनकी कोई इंसल्ट करके चला जाए या फिर वहाँ से उठकर चला जाए या फिर उनको इग्नोर कर दे तो उनकी खुशी इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है द ट्रेजेडी इज दे कैन ऑलवेज फाइंड देयर लिसनर्स मी ऑलमोस्ट फर्स्ट एंड वाई कैन दे
Why can even notorious bores always be sure of an audience? The answer is the ineradicable kindness of human nature. दोस्तों इस लाइन में हमारे जो राइटर है वो थोड़ा दुखी और आयरनिक टोन में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि बोरिंग लोगों को हमेशा अपने लिसनर्स यानी कि सुनने वाले मिल ही जाते हैं, और वो खुद भी मान लेते हैं कि अक्सर सबसे पहले सुनने वालों में से मैं खुद होता हूँ, यानी कि हमारे राइटर खुद होते हैं। फिर वो सवाल उठाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों इतने मशहूर और सबको पता होने के बाद भी जो लोग बहुत ही ज़्यादा बोर होते हैं उनको हमेशा ऑडियंस मिल ही जाती है। राइटर इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि इसका रीज़न है ह्यूमन नेचर की ऐसी आदत जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। और वो आदत क्या है, तो इंसान की काइंडनेस, यानी कि दूसरों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर। यानी कि लोग क्या है, तो लोग जनरली रूड नहीं बनना चाहते, वो सामने वाले को इग्नोर नहीं कर पाते। उठकर चले जाना या फिर डायरेक्टली कह देना कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन सकता, तो ये जो है वो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है या फिर उन्हें बुरा लग सकता है। इसीलिए जो है हम क्या करते हैं कि चुपचाप जो है वो उनकी बातें सुनते रहते हैं, और सिर्फ इसी वजह से सामने वाले का मतलब कि दिल नहीं दुखता है, और हम जो है वो उनका दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि उनकी बातों को झेलते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई कलीग है जो लगातार अपनी ही बातें सुना रहा हो, तो हम ज़्यादातर उठकर नहीं जाते हैं क्योंकि सामने वाले को बुरा लग जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि पोलाइटली सुनते रहते हैं। तो राइटर ये दिखाना चाहते हैं कि बोर्स की असली ताकत उनकी बातों में नहीं है, बल्कि दूसरों की अच्छाई और पेशेंस में होती है जो उनको सुन रहे होते हैं, और इसी वजह से उनको हमेशा सुनने वाली ऑडियंस मिल ही जाती है, यानी कि सुनने वाले लोग मिल ही जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है फ्यू मैन आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू से फॉर हेवन सेक गो अवे यू वियरी मी, बोर्ड्स मेक्स कावर्ड्स ऑफ अस ऑल एंड वी आर लेफ्ट इधर टू लिसन एंड इंड्योर और टेक रेफ्यूज इन क्रैवन फ्लाइट। दोस्तों इस लाइन में हमारे राइटर ये कह रहे हैं कि बहुत ही कम लोग इतने स्ट्रांग होते हैं कि सामने वाले बोरिंग इंसान को सीधा मुंह पर बोल दे कि भाई प्लीज़ जाओ, तुम मुझे बोर कर रहे हो। यानी कि ज़्यादातर लोग ऐसा कह ही नहीं पाते क्योंकि हमें रूड लगने का डर होता है। राइटर बोलते हैं कि बोर्स हम सबको कावर्ड बना देते हैं, यानी कि डरपोक बना देते हैं, मतलब कि उनके सामने हम कुछ भी नहीं जुटा पाते। फिर हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं कि या तो हम चुपचाप बैठकर उनकी बातें सुनते रहते हैं, या फिर अंदर ही अंदर उनको झेलते रहते हैं, या फिर हमें कोई बहाना यानी कि मतलब कि बहाना बनाना पड़ता है, यानी कि बहाना बनाकर वहां से भाग निकलना पड़ता है, जैसे कि फ़ोन आ गया, काम याद आ गया, या फिर कहीं और जाना है, एक्सेट्रा। अब यहाँ पर क्रेवन फ्लाइट का मतलब ये है कि डायरेक्टली सच बोलने के बजाय डर के मारे क्वाइटली निकल जाना, चुपचाप वहां से मतलब कि निकल लेना। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लीजिए कि कोई पार्टी में कोई इंसान आपको कॉर्नर में पकड़कर एंडलेस बोरिंग स्टोरी सुनाने लग जाए, तो आप उसको ये नहीं बोलोगे कि बस करो मैं बोर हो रहा हूँ, बल्कि या तो आप फेक इंटरेस्ट दिखाओगे उसके अंदर, या फिर वॉशरूम या फिर किसी और चीज़ का बहाना बनाकर आप जो है वो वहाँ से निकल जाते हो। तो राइटर यही कहना चाहते हैं कि प्रॉब्लम बोर से ज़्यादा हमारी अपनी वीकनेस है, क्योंकि हम सीधा मना करने की हिम्मत ही नहीं रखते। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है वी सी देम इन द डिस्टेंस एंड टर्न डाउन साइड स्ट्रीट्स और hasten फ्रॉम द रूम, वन मैन आई नो as has a compact with a page boy whose duty it is whenever my friend is attacked by a certain bore in the club to hasten up and say he's wanted on the telephone। दोस्तों इस लाइन में हमारे राइटर ये बताते हैं कि हम बोरिंग लोगों से बचने के लिए पहले से ही प्लानिंग करने लगते हैं। जैसे ही हम दूर से देख लेते हैं कि कोई ऐसा इंसान आता है कि जो हमेशा हमें बोर कर रहा है, तो हम या तो साइड वाली गली से मुड़ जाते हैं या फिर जल्दी से उस रूम को छोड़ देते हैं, यानी कि उस स्पेस को, उस जगह को छोड़ देते हैं, ताकि हमें हमारा जो है वो उससे सामना ना हो जाए। राइटर अब क्या करते हैं कि एक फनी सा एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जिसका एक पेज बॉय यानी कि जो क्लब का हेल्पर होता है उसके साथ एक सीक्रेट डील है। जब भी क्लब में एक पर्टिकुलर बोर उसके फ्रेंड पर अटैक करता है, यानी कि हमारे राइटर के जो फ्रेंड है उनका एक पेज बॉय है, यानी कि क्लब का हेल्पर है, और उसके साथ एक सीक्रेट डील है। तो जब भी हमारे राइटर के जो फ्रेंड है उनको अगर कोई पर्टिकुलर बोर आकर जो है वो मतलब कि उन पर अटैक करता है, मतलब कि उनको पकड़कर बोरिंग बातें शुरू कर देता है, तो वो पेज बॉय जो है वो तुरंत आकर बोल देता है हमारे राइटर के फ्रेंड को कि आपको टेलीफोन पर बुलाया जा रहा है। इस तरह उसका जो फ्रेंड है, हमारे राइटर का जो फ्रेंड है, वो बिना रूड बने वहां से निकल जाता है। इस एग्जाम्पल से राइटर ये दिखाना चाहते हैं कि लोग बोरिंग लोगों से बचने के लिए कितनी ज़्यादा चालाकी और एक्सक्यूजेस यूज़ करते हैं, क्योंकि सीधा सच बोलने की हिम्मत ज़्यादातर लोगों में नहीं होती। ओवरऑल ये जो लाइंस है वो ह्यूमन नेचर को थोड़ी ह्यूमर के साथ दिखाती है कि हम बोर्डम से बचने के लिए कैसे कैसे पैतरे या फिर कैसे कैसे तरीके आजमाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है।
दोस्तों इसके बाद है इन इंजीनियस डिवाइस बट इट मस्ट नॉट बी वर्क टू ऑफन बिकॉज माई डियर फ्रेंड ऑल्दो ही कैन stoop to deceit and subterfuge would not for anything let the bold thing that he was avoiding him would not bring grief to that complacent candid face। दोस्तों इस लाइन में हमारे राइटर कह रहे हैं कि ये जो बचाव का तरीका है, यानी कि अभी जो हमने वो पेज बॉय वाला और हमारे राइटर के फ्रेंड वाला जो एग्जाम्पल देखा था, ये बचाव का जो तरीका है वो काफ़ी स्मार्ट और क्लेवर है, लेकिन इसको बार बार यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि राइटर का जो फ्रेंड है वो चाहे ज़रूरत पड़ने पर थोड़ी झूठी एक्टिंग कर ले और चालाकी कर ले, लेकिन वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उस सामने वाले बोरिंग इंसान को ये फील हो जाए कि उसे जानबूझकर अवॉइड किया जा रहा था। वो इंसान इतना सॉफ्ट हार्टेड है कि वो उस बोर के चेहरे पर कभी भी मतलब कि दुखी या फिर हर्ट एक्सप्रेशन नहीं देखना चाहता। राइटर यहाँ पर कंप्लेसेंट कैंडिड फेस से ये बताना चाहते हैं कि ये जो बोरिंग लोगों का जो चेहरा होता है वो बहुत ही बिल्कुल इनोसेंट और खुश यानी कि खुशी भरा होता है, जो ये मानता है कि सामने वाला उनकी कंपनी इंजॉय कर रहा है। राइटर का जो फ्रेंड है वो चाहे कितना भी इरिटेशन फील करे, लेकिन वो इतना काइंड है कि वो उस बोर इंसान का दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए वो ट्रिक को जो है वो लिमिट में यूज़ करता है, क्योंकि वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उस इंसान को एहसास नहीं दिलाना चाहता है कि उससे बचने की कोशिश हो रही थी। यहाँ भी राइटर ह्यूमन काइंडनेस को हाईलाइट करते हैं कि लोग जो है वो बोर होकर भी दूसरों के इमोशंस का ध्यान रखते हैं कि सामने वाले को कहीं जो है वो मेरी हरकतों की वजह से मतलब कि बुरा फील ना हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें बताया गया है। दोस्तों इसके बाद है फॉर इट इज़ वन ऑफ बोर्स ग्रेटेस्ट एसेट दैट ही हैज़ अ सिंप्लिसिटी दैट डिसार्म्स अस्ट्यूट क्राफ्टी मैन आर सेल्डम बोर्स वेरी बिजी मैन आर सेल्डम बोर्स। दोस्तों इस लाइन में हमारे राइटर ये कह रहे हैं कि बोर लोगों की एक स्पेशल क्वालिटी होती है जो उनको इतना ट्रिकी बनाती है कि हम उनके सामने इजीली हेल्पलेस फील करने लगते हैं। तो वो क्वालिटी क्या है कि वो सिंप्लिसिटी दिखाते हैं, मतलब कि वो ऐसे प्लेन और स्ट्रेट फॉरवर्ड लगते हैं कि हम सोचते हैं कि ये तो हार्मलेस है, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली हमें। इसी वजह से हम उसके बोरिंग बिहेवियर का शिकार बन जाते हैं या फिर इग्नोर या फिर उसको मतलब कि टॉलरेट भी यानी कि टॉलरेट करना पड़ता है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। राइटर फिर कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि जो इंसान बहुत ही स्मार्ट है, क्लेवर है, क्राफ्टी है, यानी कि जो थोड़ा चतुर है, कनिंग है, वो अक्सर बोर नहीं होता क्योंकि वो अपनी बातों को इंटरेस्टिंग बनाता है और दूसरों को इंगेज रखता है। और जो इंसान बहुत ही बिजी होता है, यानी कि मतलब जिसके पास अपने काम होते हैं, अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो इंसान भी बोर नहीं हो सकता क्योंकि उसका फोकस और एनर्जी अलग जगह लगती है और वो कंटिन्यूसली बोरिंग स्टोरीज या फिर एंडलेस सेल्फ सेंटर्ड बातें नहीं सुनता है। यानी कि बोर होने के लिए एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए और वो कॉम्बिनेशन है कि आपके पास सिंप्लिसिटी होना चाहिए, आपके पास ईगो होना चाहिए और आपके पास वक्त की अवेबिलिटी होनी चाहिए। और जो लोग बिजी या फिर क्लेवर होते हैं उनमें ये क्वालिटी नहीं होती, इसलिए वो बोर नहीं होते। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो बोरिंग लोग होते हैं वो कौन से लोग होते हैं, तो जो थोड़े सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जिनमें थोड़ा ईगो होता है, जिनमें थोड़ी सिंप्लिसिटी होती है, जिनके पास खाली वक्त होता है, जिनके पास बहुत वक्त होता है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो इंसान स्मार्ट होता है, चतुर होता है, तो वो बोर नहीं कहलाएगा क्योंकि उसको मतलब कि एक कला पता है कि मेरी बातों को मुझे कैसे प्रेजेंट करना है कि सामने वाला बोर ना हो जाए। तो वो इसीलिए क्या करेगा कि वो इंटरेस्टिंग बातें बनाकर बोलेगा। और जो लोग बिजी होते हैं तो उनके पास तो टाइम ही नहीं होता इतना कि वो किसी से बातें कर पाए, किसी को बोर कर पाए, तो उनका भी ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। इसलिए बोर होने के लिए क्या चाहिए, तो एक कॉम्बिनेशन चाहिए सिंप्लिसिटी, ईगो और वक्त की अवेबिलिटी का। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। अब दोस्तों इसके बाद हमारे राइटर कहते हैं ऑफ ऑल बोर्स द मोस्ट रेपेलेंट स्पेसिमेन इज वन ऑफ हु कम्स क्लोज अप द बटन होल्डिंग बोर, the button holding boar basically. This is the kind described by a friend of mine with a vivid sense of phrase as the man who spreads bird lime all over you. दोस्तों इस लाइन में हमारे राइटर ये कह रहे हैं कि बोर लोगों में सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग टाइप होता है वो लोग जो आपके बिल्कुल पास आ जाते हैं और आपको अपनी बातों में फंसा लेते हैं। राइटर इस टाइप को बटन होल्डिंग बोर कहते हैं, मतलब कि वो इंसान आपको जैसे कि कोई बटन के थ्रू पकड़ ले और छोड़ता ही नहीं, आप कितना भी ट्राई करो वो आपको कॉन्वर्जेशन में फंसाए रखता है, तो उसे यहाँ पर क्या कहा गया है, तो बटन होल्डिंग बोर कहा गया है। राइटर फिर एक फ्रेंड का एग्जाम्पल देते हैं जिसका फ्रेजिंग का जो सेंस है वो काफ़ी शार्प है और उसने इस टाइप को डिस्क्राइब किया है जैसे कि द मैन हु स्प्रेड्स बर्ड लाइम ऑल ओवर यू। दोस्तों बर्ड लाइम जो है वो एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, यानी कि कोई स्टिकी पदार्थ होता है जो बर्ड्स को पकड़ लेता है। इस कंपैरिजन का मतलब ये है कि जो बोरिंग लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे कि आप स्टिकी हो जाओ, मतलब कि आप उससे मतलब कि चिपक जाओ, स्टिक हो जाओ, आप फ्री नहीं हो पाते और हर वक्त उनकी बातें सुनते रहते हो। सिंपल एग्जांपल के लिए जैसे कि मान लीजिए कि कोई पार्टी में आके आपके पास खड़ा हो जाए और हर टॉपिक को अपनी लाइफ के स्टोरी में घुसा दे और आप कितनी भी पोलाइटली साइड होने की कोशिश करो वो आपके साथ चिपका रहे, तो उसे हम बटन होल्डिंग बोर कह सकते हैं। राइटर यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि ये जो टाइप होता है वो सबसे ज़्यादा अनबियरेबल और अनोइंग होता है क्योंकि आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से ट्रैप कर लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है।
दोस्तों आगे हमारे राइटर कहते हैं अ बोर हु कीप्स अ रीजनेबल वे ऑफ कैन बी डील्ड विद बट व्हेन दे कैन लीन ऑन यू यू आर डन। इट इज़ द वर्स्ट व्हेन दे फिक्स योर आइज ओनली अ फुट अवे एंड टेल यू अ फनी स्टोरी दैट इजंट फनी। दोस्तों इस लाइन में हमारे राइटर ये कह रहे हैं कि अगर कोई बोरिंग इंसान थोड़ा डिस्टेंस बनाकर बात करे, थोड़ा दूर रहकर बात करे, तो फिर भी सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। मतलब कि आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हो, बीच में से निकल सकते हो, या फिर कॉन्वर्जेशन खत्म करने का आपको जो है वो मौका भी मिल जाता है। लेकिन जैसे ही कोई बोरिंग इंसान आपके बिल्कुल पास आकर लीन कर लेता है, मतलब कि फिजिकली आपके स्पेस में घुस जाता है, तब समझ जाओ कि आप फंस गए। उस मोमेंट से बचने का कोई भी इजी रास्ता नहीं होता। राइटर आगे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा बुरी सिचुएशन तब होती है जब कोई बोरिंग इंसान आपकी आंखों में आंखें डालकर बस 1 फुट की दूरी पर खड़ा होकर आपको एक फ़नी स्टोरी सुनाने लगता है, जो कि असल में बिल्कुल भी फ़नी नहीं होती है। यानी कि आप ना तो वहाँ से नज़र हटा सकते हो, ना ही पीछे हट सकते हो, ना ही हंसना अवॉइड कर पाते हो, बस फेक स्माइल के साथ आपको झेलना पड़ता है। यानी कि राइटर ये बताना चाहते हैं कि ऐसे जो बोरिंग इंसान होते हैं वो सिर्फ बोरिंग ही नहीं होते, बल्कि वो आपकी पर्सनल स्पेस और पेशेंस दोनों पर अटैक करते हैं। और इसी वजह से ये टाइप सबसे ज़्यादा अनबियरेबल होता है, यानी कि ऐसा टाइप होता है जिसे हम सहन नहीं कर पाते। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर हमें इस एक लाइन में समझाया गया है। दोस्तों आगे हमारे राइटर कहते हैं नथिंग इज सो ह्यूमिलेटिंग एज टू हैव अ काउंटरफिट लाफ्टर एट द बिडिंग ऑफ अ बोर बट वी डू इट। द इनक्योरेबल वीकनेस एंड बिनाइनेंसी ऑफ ह्यूमन नेचर वंस अगेन। दोस्तों इस लाइन में हमारे राइटर ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग चीज़ ये होती है कि हम फेक लाफ करनी पड़ती है हमें, यानी कि मतलब कि ऐसा हंसना पड़ता है जो कि असली ना हो, बस उस बोर के कहने पर। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई बोरिंग इंसान बोलता है कि ये जोक सुनो या फिर ये फ़नी था ना, तो अगर आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल भी फ़नी नहीं था, फिर भी आप प्रिटेंड करते हो हंसने के लिए। मतलब कि राइटर ये एडमिट कर रहे हैं कि हम ये कर ही लेते हैं क्योंकि इंसान की एक वीकनेस और काइंडनेस हमेशा साथ होती है। इनक्योरेबल वीकनेस का मतलब है कि ये हमारी आदत या फिर नेचर में होता है और इससे बदलना मुश्किल है। और बिनाइनेंसी का मतलब है कि हम दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहते, यानी कि जो हमारा बड़प्पन होता है वो, मतलब कि हम पोलाइटली रिएक्ट करते हैं चाहे सच में हमें मज़ा आ रहा हो या फिर ना आ रहा हो। जैसे कि अगर आपको मैं सिंपल एग्जांपल के लिए बताऊं, तो जैसे मान लीजिए कि कोई फैमिली मेंबर है या फिर आपका कोई फ्रेंड है जो बार बार बोरिंग जोक सुना रहा हो और आपको ऑकवर्ड फील हो रहा हो, लेकिन आप फिर भी पोलाइटली जो है वो मतलब कि उसकी बातों पर हंसते रहते हो ताकि उसका दिल ना दुखे। तो उसे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आपकी बिनाइनेंसी है, यानी कि आपका बड़प्पन है। राइटर यहाँ ह्यूमन नेचर का थोड़ा ह्यूमर और थोड़ी थोड़ी सैडनेस के साथ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि हम सब अपनी काइंडनेस और वीकनेस की वजह से बोर लोगों को टॉलरेट कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं, चाहे वो एम्बैरेसिंग यानी कि शर्मिंदा करने लायक ही क्यों ना हो। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद आगे कहा गया है देन देयर इज अ बोर हु बिगिंस अ फनी स्टोरी एंड ऑल्दो यू टेल हिम यू हैव हर्ड ऑफ इट डजंट स्टॉप व्हाट शुड बी डन विथ हिम। Another of worst types of bore is the man who says, where should we be without our sense of humor? He is even capable of saying nothing but my unfailing sense of humor saved me. There is also the man who says, live and let live as my poor dear father used to say. दोस्तों इस पैराग्राफ में राइटर अलग अलग टाइप के बोर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं जो सभी एक्सट्रीमली इरिटेटिंग होते हैं। पहला टाइप वो है जो फनी स्टोरी शुरू कर देता है और आप अगर उसे बता भी दो कि आपने ये स्टोरी पहले से सुन रखी है तो वो फिर भी रुकता नहीं है, आपको वो स्टोरी सुनने पर मजबूर करता है। राइटर यहाँ पर बेसिकली सोच रहे हैं कि ऐसे बोरिंग लोगों के साथ क्या किया जाए, क्योंकि इन्हें सीधा मना करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। दूसरा टाइप वो है जो बार बार अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर की बात करता है, जैसे कि हर चीज़ में ये पॉइंट निकालता है कि हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर के बिना हम कहाँ होते, या फिर एक्सट्रीम में जाकर बोलता है कि सिर्फ मेरी अनस्टॉपेबल सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से मैं बच पाया हूँ, यानी कि मेरी ह्यूमर ने मुझे बचाया है। मतलब कि ये बोरिंग लोग अपनी पर्सनालिटी के एक सिंगल ट्रेट को इतना हाईलाइट करते हैं कि बाकी सब लोग बोर हो जाते हैं, यानी कि उनको लगता है कि मेरा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो मेरा बहुत बड़ा गुण है। और तीसरा टाइप वो है जो हर बात में पुरानी कहावत और कोट्स यूज़ करता है, जैसे कि लिव एंड लेट लिव, जैसे कि मेरे फादर कहा करते थे ये वो। मतलब कि ये बोर हर चीज़ में अपने फादर की बातों का रेफरेंस देता है जैसे कि वो विजडम का सोर्स हो। यानी कि राइटर यहाँ पर पॉइंट ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो बोरिंग लोग होते हैं उनके मल्टीपल इरिटेटिंग टाइप्स होते हैं और हर टाइप अपनी तरह से लोगों को बोर और मेंटली थका देते हैं। कॉमन थीम ये है कि वो अपनी बातों में अटक जाते हैं और दूसरों को रिस्पेक्ट या फिर कंफर्ट का चांस नहीं देते और हमारे पास मोस्टली सिर्फ टॉलरेट करने के अलावा कोई चांस यानी कि कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है।
दोस्तों इसके बाद है देयर वॉज वंस एन एसेंट्रिक peer, I forgot both his name and the place where I read about him, who had contracted all unconsciously the habit of thinking out loud. And in this world of artifice where society is cemented and sustained very largely by compromise between what we think and what we say, his thoughts were very often at variance with his words. दोस्तों इस लाइन में राइटर एक रियल या फिर इमेजिन एग्जाम्पल दे रहे हैं एक इंसान का जो कि एक एसेंट्रिक पियर था। यानी कि एसेंट्रिक का मतलब होता है थोड़ा अनयूजुअल या फिर थोड़ा अजीब सा, थोड़ा अलग तरीके का। राइटर को अब याद नहीं है कि उसका नाम क्या है या फिर कहाँ उसके बारे में पढ़ा था, लेकिन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि ये जो इंसान है वो अपने थॉट्स को साइलेंटली नहीं रखता है, बल्कि सोचने के साथ साथ बोल भी देता है। यानी कि थिंकिंग आउट लाउड वाली आदत उसमें हो गई थी और वो इस बात का खुद भी फ़र्क नहीं समझता था। राइटर फिर एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी सोसाइटी थोड़ी फेक और आर्टिफिशियल है, मतलब कि लोग ज़्यादातर अपनी सोच और बोलने के तरीके को एडजस्ट करते हैं, एक कॉम्प्रोमाइज़ में रहते हैं ताकि लोग एक दूसरे के साथ स्मूथली इंटरेक्ट कर सकें। क्योंकि हमारी जो ज़ुबान पे होता है वो यानी कि हमारे जो दिमाग में होता है वो हमारी ज़ुबान पे नहीं होता, यानी कि हमारे दिमाग में कुछ और होता है, हमारी ज़ुबान पर कुछ और होता है। लेकिन ये जो एसेंट्रिक इंसान था वो इस सिस्टम से अलग था, क्योंकि उसके जो थॉट्स होते थे वो अक्सर उसके बोलने से मैच ही नहीं करते थे। मतलब कि कभी कभी वो इंटरनली कुछ और सोच रहा होता था और बोल कुछ और देता था, या फिर कभी कभी ऐसा होता था कि जो भी उसके मन में होता था वो सीधा बोल देता था बिना फिल्टर के, चाहे सामने वाले को बुरा लग जाए। तो राइटर ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो इंसान है वो बोरिंग लोगों से थोड़ा अलग था, क्योंकि उसकी ऑनेस्टी और उसका जो अनयूजुअल बिहेवियर है वो सोसाइटी के प्रिटेंड और पोलाइट नॉर्म के खिलाफ था, और इसी वजह से वो इंटरेस्टिंग भी था और थोड़ा प्रॉब्लमैटिक भी था। इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद है वन ऑफ द स्टोरीज इन द मेमोयर्स इन विच आई फाउंड हिम डिस्क्राइब्स हाउ ही मीट एन acquaintance in St. James Street, and after muttering quite audibly to himself for a few minutes as they walked side by side, confound it, what a nuisance meeting this fellow. I've always disliked him, but now that we have met, I supposed I must ask him to dinner. That he stopped and said with every appearance of cordiality, you will dine with us in the evening, won't you? दोस्तों इस लाइन में राइटर एक फ़नी और टिपिकल एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एसेंट्रिक इंसान, ये जो एसेंट्रिक इंसान था जिसकी हमारे राइटर बात कर रहे थे, वो कैसे थिंकिंग आउट लाउड करता था और लोगों को कंफ्यूज करता था। इस स्टोरी में जो है वो सेंट जेम्स स्ट्रीट में एक एक्वेंटेंस उससे मिलता है। एक्वेंटेंस का मतलब होता है उसका जान पहचान वाला जो है वो, मतलब कि उससे इंसान से मिलता है, और जब वो दोनों साइड बाय साइड वॉक कर रहे होते हैं तब ये जो इंसान है वो अपने आप से बोलना शुरू कर देता है, और ये मटरिंग कर रहा होता है। मटरिंग यानी कि धीरे धीरे बोलना शुरू कर देता है, जो कि काफ़ी ऑडिबल होता है, यानी कि मतलब कि सामने वाला भी सुन जाए ऐसा, मतलब कि वो बोलना शुरू कर देता है। वो इंटरनली सोचता है कि कन्फाउंड इट, ये इंसान मिलना कितना अनोइंग है, यानी कि मुझे हमेशा से इंसान पसंद नहीं था, लेकिन अब मिल ही गया है तो शायद डिनर के लिए अब इनवाइट करना ही पड़ेगा, यानी कि ऐसा वो बोल रहा था। लेकिन फिर जब वो डायरेक्टली बोलता है उस जान पहचान वाले इंसान को, तो वो बहुत ही फ्रेंडली और कॉर्डियल लगता है कि आज आप हमारे साथ डिनर के लिए नहीं आएंगे। यानी जो कुछ उसने इंटरनली सोचा उसका टोन और एक्सप्रेशन बिल्कुल अपोजिट और पोलाइट लगता है। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि सोसाइटी के रूल्स और पोलाइटनेस को फॉलो करना उसके लिए नेचुरल नहीं था, और उसकी ऑनेस्टी और उसकी ओपन थिंकिंग लोगों को थोड़ा शॉक और फनी लगता था। राइटर यहाँ पर सटली ह्यूमन ऑकवर्डनेस और एसेंट्रिसिटी का ह्यूमर दिखाते हैं, और ये भी बताते हैं कि कुछ लोग नेचुरली अपने थॉट्स को फिल्टर नहीं करते, जिससे कि वो और भी ज़्यादा बोरिंग या फिर अनयूजुअल लगते हैं, यानी कि उनका जो बोरिंगनेस है वो और भी ज़्यादा नोटिसेबल हो जाता है। यानी कि हम कभी कभी क्या करते हैं कि हमें जो इंसान पसंद नहीं होता है या फिर हम जो मतलब कि उससे मिलना भी नहीं चाहते हैं, फिर भी हमें उससे मिलना पड़ता है और दिखावा करना पड़ता है कि आप हमारे साथ नहीं आएंगे क्या, डिनर नहीं करेंगे क्या, ये वो सारी चीज़ें। तो मतलब कि आप उस टाइम पर जो है वो, मतलब कि आपका जो बोरिशनेस है वो और भी ज़्यादा जो है वो, मतलब कि हाईलाइट हो जाता है कि आप उस इंसान को पसंद नहीं करते, और वो सामने वाले इंसान को भी समझ आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों इसके बाद है वेल एज अ शीट ऑफ आर्मर प्लेट अगेंस्ट बोर्स, आई डोंट थिंक वी कुड डू मच बेटर दैन कल्टिवेट द हैबिट ऑफ थिंकिंग ट्रूथफुली अलाउड, unless we can do this or train ourselves to be downright offensive. There is no remedy against bores except total evasion. No bore ever says after no matter how many hints, I'll avoid that man in future, I know I bore him. दोस्तों इस लाइन में हमारे राइटर अपनी फाइनल एडवाइस और ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि बोरिंग लोगों से बचने के लिए हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। वो कहते हैं कि एक बेस्ट डिफेंस जो हम ट्राई कर सकते हैं वो है थिंकिंग ट्रूथफुली अलाउड का हैबिट डेवलप करना, मतलब कि जो हम सोच रहे हैं वो क्लियरली बोल देना बिना फेक या फिर पोलाइट फिल्टर के।
इससे क्या होगा कि बोर समझ जाएगा कि आप उनके साथ कितना कंफर्टेबल या फिर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो और वो एडजस्ट कर सकता है। और अगर ये भी पॉसिबल ना हो तो दूसरा एक्सट्रीम तरीका है डायरेक्टली रूड या फिर ऑफेंसिव बन जाना, मतलब कि जो बात है वो सीधा बोल देना, चाहे सामने वाला हर्ट हो जाए या फिर उनको बुरा लग जाए। यानी कि आप जो है अगर बोर हो रहे हो तो सामने वाले को बोल दो कि भाई बंद करो, मैं बोर हो रहा हूँ। राइटर कहते हैं कि वरना कोई और भी रेमेडी नहीं है, सिर्फ टोटल एवेजन मतलब कि बोर को अवॉइड करना ही बचाव का लास्ट ऑप्शन है। और एंड में राइटर एक फनी और सैड ऑब्जर्वेशन देते हैं कि कोई भी बोर कभी भी नहीं कहेगा आपसे कि ठीक है मैं इस इंसान को फ्यूचर में अवॉइड करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इससे बहुत ज़्यादा बोर किया है। मतलब कि बोरिंग लोग अपनी बोरिंग नेचर को कभी भी रियलाइज़ नहीं करेंगे, चाहे आप जो है वो उनको कितना भी हिंट दे दो। इसीलिए उनके साथ डील करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। और मोस्टली हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं कि या तो हम यानी कि सच्चाई के साथ और करेज के साथ उनको सब कुछ बोल दे या फिर चुपचाप जो है वो मतलब कि बैठकर सुनते रहे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इसके बाद हमारी आखिरी कुछ लाइंस है। सो दे विल ऑलवेज फ्लरिश बट इफ अ सर्टन फेमस वीकली ह्यूमरस पेपर वर टू सीज पब्लिकेशन डिस्टेस्टफुल एंड इनक्रेडिबल थॉट देयर वुड ऑटोमेटिकली बी अ डिक्रीज इन बोर टॉपिक्स बिकॉज देन नो वन कुड एनी लॉन्गर रिपीट दो सेइंग्स ऑफ हिज चिल्ड्रन विच आर गुड इनफ फॉर पंच। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो राइटर है वो थोड़ा मजाक और सरकाज़म के साथ बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो बोरिंग लोग हैं वो हमेशा फ्लरिश करते रहेंगे, मतलब कि कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, वो बढ़ते ही रहेंगे। लेकिन फिर वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देते हैं कि अगर कोई फेमस वीकली ह्यूमरस पेपर, यहाँ पर शायद जो है वो पंच मैगजीन का रेफरेंस दिया गया है, तो अगर वो बंद हो जाए तो ये जो बोरिंग लोग हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। रीज़न ये है कि ये जो बोरिंग लोग हैं वो अक्सर अपनी बातों में वो लाइंस या फिर वो कहावतें रिपीट करते हैं जो कि उस मैगजीन में पब्लिश हो सकती थी, मतलब कि यानी कि जैसे अपने बच्चों के जो कोड्स होते हैं कि ये लाइन पंच के लायक है, तो ये कहकर वो रिपीट करते रहते हैं। जब वो पेपर ही बंद हो जाएगा तो उनके पास ये जो रेडीमेड एग्जाम्पल्स का जो खजाना है या फिर ये जो फ्रेजेस है वो बरो करने का सोर्स ही नहीं बचेगा और इसी वजह से उनकी बोरिंग कॉन्वर्जेशन थोड़ी लिमिटेड हो जाएंगी। यानी कि अगर वो मैगजीन ही ना हो तो बोरिंग लोगों के पास कोई एक्सक्यूजेस ही नहीं बचेंगे, सारे एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएंगे। राइटर यहाँ पर ह्यूमर के साथ सोशल ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं कि हमारी कल्चर और मीडिया भी कभी कभी ये जो बोरिंग लोगों को फ्यूल प्रोवाइड करती है, और अगर वो फ्यूल ही नहीं रहेगा यानी कि अगर वो सोर्स ही नहीं रहेगा तो ये बोर टॉपिक्स थोड़े कम हो सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे इस ऐसे का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। इस ऐसे का शॉर्ट मैसेज ये है कि ये जो बोरिंग लोग हैं वो हमेशा ही होते रहेंगे क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले, क्योंकि वो खुद को बोर समझते ही नहीं है और वो अपनी बातों को सबसे इम्पॉर्टेंट मानते हैं। लोग उनको इसीलिए झेलते हैं क्योंकि ह्यूमन नेचर में काइंडनेस होती है और हम रूड नहीं बनना चाहते। इसीलिए बोर लोग सर्वाइव करते रहते हैं और हम या तो उनकी बातें सुनते रहते हैं या फिर उनसे बचकर निकल जाते हैं। साथ ही साथ कुछ तरीके भी बताए हैं हमारे राइटर ने कि किस तरीके से हम बोरिंग लोगों से बच सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो ऐसे है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये जो ऐसे है वो अच्छे से समझ आया हो और पसंद भी आया हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।